तो आज का हमारा टॉपिक है हेड इंजरी। तो सबसे पहले हम बात करेंगे हेड इंजरी के इंट्रोडक्शन के बारे में। तो हेड इंजरीज रिफर्स टू द डैमेज ऑफ टू एनी ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ द हेड एज अ रिजल्ट ऑफ ट्रॉमा। मतलब कि हेड इंजरी किसके द्वारा होती है? किसी भी स्ट्रक्चर जो हेड के स्ट्रक्चर में डैमेज होता है उसके थ्रू। अब इट इज मोस्ट ऑफन यूज टू रिफर्स टू एन इंजरी टू ब्रेन। इट मे ऑल्सो इन्वॉल्व द बोन्स, मसल्स, ब्लड वेसल्स, स्किन एंड अदर ऑर्गन्स ऑफ द फेस और हेड। इसमें हेड इंजरी होती है, उस वो किस में होती है? ब्रेन में होती है, और ये इन्वॉल्व हो सकती है बोन, मसल्स, ब्लड वेसल्स, स्किन एंड अदर ऑर्गन्स ऑफ द फेस और हेड। Mostly head injuries are caused by the blow to the head from the numerous causes including motor vehicle accident and falls। जो मोस्टली हेड इंजरी होती है वो किसके द्वारा होती है? बाकी बहुत सारे कॉजेस है, न्यूमरस कॉजेस है, पर जो मेनली होती है वो मोटर व्हीकल एक्सीडेंट और फॉल्स के द्वारा होती है। और हेड इंजरी रिफर्स टू द ट्रॉमा टू द इंजरी ऑफ द ब्रेन। उसके बाद हम बात करते हैं हेड इंजरी की डेफिनेशन के बारे में। तो a head injury is a broad term that describes a vast array of injuries that occurs to the scalp, skull, brain and underlying tissue and blood vessels in the head। जो हेड इंजरी होती है ब्रॉड टर्म डिस्क्राइब करती है इंजरीज को, जो कि अकर्स होते हैं किसमें? स्कैल्प में, स्कल में, ब्रेन और अंडरलाइंग टिश्यू एंड ब्लड वेसल्स ऑफ द हेड में। उसके बाद हम बात करते हैं इंसिडेंस एंड प्रीवेलेंस की। The traumatic brain injury is a major source of head loss, health loss, and disability worldwide. Globally, the annual incidence of a traumatic brain injury is variably estimated at 27 to 69 millions। जो मतलब कि ग्लोबली जो होता है वो ट्रोमेटिक हेड ब्रेन इंजरी का 27 to 69 मिलियन का वर्ल्ड वाइड देखा गया है। इसके बाद हम बात करते हैं हेड इंजरी के टाइप्स के बारे में। तो जो 3 तरह की हेड इंजरी होती हैं, कॉन्कशन, कंट्यूशन एंड इंट्राक्रैनियल हेमरेज। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कंकशन के बारे में। तो अ माइल्ड डिफ्यूज एक्सोनल इंजरी रिजल्टिंग इन अ ट्रांजिएंट डिस्टर्बेंस ऑफ न्यूरोलॉजिकल फंक्शन दैट मे और मे नॉट इंक्लूड द लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस। मतलब कि इसमें क्या होता है? माइल्ड मतलब कि कम लेव थोड़ा सा कम इंजरी होती है। एक्सोनल इंजरी होती है। एक्सोनल मतलब कि जो न्यूरॉन्स का एक्सॉन पार्ट होता है उसमें इंजरी होती है, जिसके थ्रू क्या होता है? हमें सिग्नल ट्रांसमिट नहीं हो पाते हैं वन न्यूरॉन्स टू मसल्स या अनदर न्यूरॉन, जिससे क्या होता है? न्यूरोलॉजिकल डिसफंक्शन होता है। इसमें क्या होता है? पेशेंट अनकॉन्शियस भी हो सकता है और कॉन्शियस भी हो सकता है। अब उसके बाद हम बात करते हैं कंट्यूशन की। तो कंट्यूशन अ फोकल इंजरी रिजल्टिंग इन द ब्रेन टिश्यू एक्चुअल स्मॉल अमाउंट ऑफ ब्लीड इनटू द ब्रेन टिश्यू एसोसिएटेड विद एडिमा फॉर्मेशन एंड पॉसिबल टिश्यू नेक्रोसिस। मतलब कि इसमें क्या होता है कि इसमें बहुत मतलब फोकल इंजरी होती है, मतलब कि जो ब्रेन टिश्यू की फोकल इंजरी होती है और एक्चुअल स्मॉल अमाउंट में इसमें ब्लीडिंग होती है, और स्मॉल अमाउंट ऑफ ब्लीडिंग होती है, और इसमें क्या होता है? एडिमा फॉर्मेशन, एडिमा होने लगता है और टिश्यू नेक्रोसिस कुछ पार्ट ऑफ द मतलब स्मॉल अमाउंट में जो होते हैं वो टिश्यू नेक्रोसिस होती है ब्रेन में। उसके बाद हम बात करते हैं इंट्राक्रैनियल हेमरेज के बारे में। तो जो इंट्राक्रैनियल हेमरेज होता है इसमें क्या होता है? जो ब्लीडिंग होती है वो लार्ज अमाउंट में होता है, और क्या होता है? सिग्निफिकेंट ब्लीडिंग इन टू अ स्पेस और अ पोटेंशियल स्पेस बिटवीन द स्कल एंड द ब्रेन। दिस इज सीरियस कॉम्प्लिकेशंस ऑफ द हेड इंजरी विद अ हाई मोर्टेलिटी ड्यू टू द राइजिंग इंट्राक्रैनियल प्रेशर। दे आर क्लासिफाइड। मतलब ये सीरियस होती है कॉम्प्लिकेशन, मतलब जो 3 तरह की इंजरी देखिए इसमें सबसे सीरियस होती है, इसमें ब्लीडिंग ज़्यादा होती है, और ये स्कल्स और ब्रेन के बीच में जो ब्लीडिंग होती है इंट्राक्रैनियल। इंट्राक्रैनियल मतलब हम समझ रहे हैं कि मतलब क्रैनियल के अंदर, तो जो क्रैनियम के अंदर हमारा क्या है? ब्रेन है, तो वहाँ पे जो इंजरी होगी उसको हम बोलते हैं इंट्राक्रैनियल हेमरेज। अब हम बात करते हैं इंट्राक्रैनियल के जो टाइप होते हैं उसके बारे में। जो इंट्राक्रैनियल होता है वो 2 टाइप का होता है, एपिड्यूरल और सबड्यूरल। एपिड्यूरल मतलब कि हमें पता है कि जो मतलब कि जो हमारी स्कल होती है उसके 3 लेयर्स होते हैं, मतलब कि 3 लेयर होते हैं, हमारे ब्रेन के 3 लेयर होते हैं, ड्यूरामेटर, अरेक्नॉइड मेटर और पायामेटर। तो सबसे पहले जो स्कल के नीचे होता है वो होता है ड्यूरामेटर। तो इसमें क्या होता है? जो मतलब ब्लड विजमिन किसके बीच होता है? स्कल एंड ड्यूरामेटर के बीच। उसके बाद हम सब ड्यूरामेटर मतलब कि ड्यूरामेटर से नीचे, तो मतलब कि स्कल ड्यूरामेटल और अरेक्नॉइड मेटर के बीच में जो होता है उसकी। हम बात करते हैं हेड इंजरी के मैनेजमेंट के बारे में। तो 3 तरह का मैनेजमेंट होता है, मेडिकल मैनेजमेंट, सर्जिकल मैनेजमेंट और नर्सिंग मैनेजमेंट। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मेडिकल मैनेजमेंट। तो हम उसको एडमिनिस्टर देंगे ऑस्मोटिक डायरेटिक टू रिड्यूस इंट्राक्रैनियल प्रेशर को रिड्यूस करने के लिए हम मैनिटॉल देंगे, ग्लूकोकार्टिरॉइड्स टू रिड्यूस सेरेब्रल एडिमा, डेक्सामेथाजोन, एंटीबायोटिक थेरेपी टू प्रिवेंट इन्फेक्शन विद ओपन स्कल फ्रैक्चर एंड पेनिट्रेटिंग। उसके इन्फेक्शन को रोकने के लिए हम उसको एंटीबायोटिक्स देंगे।
उसके अलावा एंटी एपिलेप्टिक थेरेपी टू प्रिवेंट सीजर्स में बी गिवन टू ट्रीट सीजर दैट अकर्स फ्रॉम द हेड इंजरी के थ्रू उसको सीजर्स या एपिलेप्सी हो सकता है, जिसके लिए हम उसको फेनेटोइन देंगे, और पेन को रिलीव करने के लिए हम उसको एनाल्जेसिक्स देंगे। उसके बाद हम बात करते हैं सर्जिकल मैनेजमेंट की। तो सर्जिकल मैनेजमेंट दो तरह का होता है, क्रैनियोटॉमी और सेरिब्रल एंजियोप्लास्टी। तो क्रैनियोटॉमी में क्या करता है, रिमूवल ऑफ द हेमाटोमा बाय द इंसिजन टू द क्रैनियम, मतलब कि इसमें जो क्लॉट फॉर्मेशन है, जो हेमाटोमा वो बना है, मतलब कि क्रैनियम में या तो ब्रेन में, हम उसको रिमूव कर देते हैं। उसके बाद सेरिब्रल एंजियोप्लास्टी में हम क्या करते हैं, सेरिब्रल एंजियोप्लास्टी में कैरोटिड आर्टरी में वो करते हैं, और कैरोटिड आर्टरी के थ्रू हम जो हमारा क्लॉट बना है, जहाँ पे मतलब कि जहाँ पे ब्रेन इंजरी हुई, वहाँ से हम उसको रिमूव करते हैं। ठीक है, इट इज यूज टू ओपन पार्शियली ब्लॉक कैरोटिड आर्टरी इन द नेक और बिल एज ब्लड विसल्स विद द ब्रेन। अब उसके हम बात करते हैं नर्सिंग मैनेजमेंट। नर्सिंग मैनेजमेंट दो तरह का होता है, प्री ऑपरेटिव केयर और पोस्ट ऑपरेटिव केयर। तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्री ऑपरेटिव केयर। तो असेसमेंट ऑफ द वाइटल साइंस, प्रोवाइड कंफर्टेबल पोजिशन, प्रोवाइड काम एनवायरमेंट, प्रोवाइड प्री ऑपरेटिव मेडिसिन एज प्रिस्क्राइब्ड बाई फिजिशियन, और पेन इज असेस्ड बाई पेन स्केल, पेशेंट इज टेकन टू द ओटी। अब उसके बाद हम बात करते हैं पोस्ट ऑपरेटिव केयर की। पोस्ट ऑपरेटिव केयर में ऑब्जर्वेशन ऑफ द एनेस्थेटिक इफेक्ट ऑन द पेशेंट, मतलब जिसको ऑपरेशन के दौरान एनेस्थेटिक से दिया गया था, उसका जो इफेक्ट अभी भी पेशेंट में हम उसको देखेंगे। और नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब के हम क्या करेंगे, मतलब कि उसको फीड कराने के लिए हम नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब इंसर्ट करेंगे और उसकी केयर प्रोवाइड करेंगे। उसके अलावा टू केप पेशेंट कंफर्टेबल एंड फ्री टू पेन बाय द एडमिनिस्टर ऑफ द प्रिस्क्राइब्ड ड्रग, और उसके मतलब कि उसको कंफर्टेबल रखेंगे और उसको पेन, मतलब कि पेन को उसका काम करने के लिए जो एडमिनिस्टर करेंगे ड्रग जो उसके लिए प्रिस्क्राइब की गई है। टू ड्रेसिंग टू द ऑब्जर्व फॉर द साइन ऑफ द ब्लीडिंग एंड ड्रेनेज, और उसका जो मतलब ऑपरेशन साइड है जहाँ पे उसका ऑपरेशन हुआ, वहाँ पे ऑब्जर्व हम ब्लीडिंग और ड्रेनेज को ऑब्जर्व करेंगे। उसके बाद हम बात करते हैं कॉम्प्लिकेशंस की। तो जो कॉम्प्लिकेशन होती हैं उसकी हम बात करेंगे। तो कॉम्प्लिकेशन क्या क्या हो सकती है, ट्रॉमा, उस सॉरी हम सबसे कॉम्प्लिकेशन कोमा, अगर पेशेंट को ज़्यादा ब्लीडिंग हुई है हेड इंजरी के थ्रू तो वो कोमा में जा सकता है। उसके बाद क्रोनिक हेडेक हो सकता है, उसको सीजर्स आ सकते हैं, अगर बहुत ज़्यादा पेशेंट को मतलब ब्लीडिंग हुई तो उसको सीजर्स आ सकते हैं। पैरालिसिस में हो सकता है पेशेंट, स्पीच और लैंग्वेज प्रॉब्लम हो सकती है। हमें ये डिपेंड करता है कि पेशेंट के ब्रेन के किस पार्ट में इंजरी हुई है। उसके अलावा पेशेंट की डेथ भी हो सकती है।